Hello everyone, welcome back to our channel Hack to Crack NDA by Purlav Sir. My name is Yashija और जैसा आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों को इस चैनल पे मैं कंप्लीट 60 डेज एनडीए कोर्स इंग्लिश करवा रही हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको कल एक छोटी सी वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया था कि हम आज से क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से आप लोग मुझे देखेंगे हिस्ट्री पढ़ाते हुए। अब देखो, हमारा एनडीए के एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के आ जाते हैं, 50 क्वेश्चंस हमारे जीएस के आ जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो होती है वो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की होती है। ठीक है, अगर मान के चलो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमारे 15 से 20 तो नहीं, मान लो 15 से 18 क्वेश्चंस हमारे हिस्ट्री में आ जाते हैं। 15-16 मतलब मान के चलो एक वेटेज है कि 15 से 18 के बीच में 16 भी आ सकते हैं, 15 के 15 भी आ सकते हैं, 18 भी आ सकते हैं, या फिर हमारे 17 भी आ सकते हैं। तो हिस्ट्री की बहुत ज्यादा वेटेज है। अब हम हिस्ट्री की बात करें, देखो बहुत लोग बोलते हैं कि मैम हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें, क्या खुद से नोट्स बनाएं, कौन सी बुक इस्तेमाल करें, क्या पढ़े, हम किस टीचर से पढ़े, किस एजुकेटर से पढ़े। देखो मैं बस इतना कहूंगी कि आप जो है एक ही एजुकेटर को फॉलो कीजिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और टीचर है, हमारे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। ठीक है, तो किसी एक को फॉलो कीजिए, क्योंकि 4 लोग 4 अलग तरीके से पढ़ाएंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज अलग होगी, उनके जो कोर्स हैं वो अलग स्ट्रक्चर में चलेंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आपको किस टीचर का सबसे अच्छे से समझ आता है। ठीक है, तो मेरी अगर बात करें ना, तो देखो मुझे स्टोरीज बहुत पसंद है। तो आप लोग भी जानते हैं कि मेरा स्टोरी सुनाने का इंग्लिश में जो मैं वोकैबुलरी कराती हूँ वो तरीका क्या है। एनिमेशन के थ्रू कराती हूँ ना, आपको वीडियोस दिखाती हूँ, जीआईएफ दिखाती हूँ, या साथ में पिक्चर्स दिखाती हूँ। तो उसी तरीके से हम लोग अपनी हिस्ट्री भी करने वाले हैं। लाइक सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री आप जानते हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री में आ जाते हैं। देन हमारी आती है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग अभी साइड में रखेंगे, पहले इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में भी सबसे पहले हम लोग क्या उठाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। क्यों, देखो वेटेज हिस्ट्री की ज्यादा है, मैंने आपको बताया। और हिस्ट्री में अगर हमारे 16 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मान के चलो 15 से 18 के बीच में हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं हिस्ट्री में, तो उसमें से 50% यानी 7 से लेके 8 क्वेश्चन हमारे किससे आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। ठीक है, बाकी के बचे जो क्वेश्चन है वो हमारे एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री से आएंगे। ये चीज समझ आ गई, ये चीज क्लियर है। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है। उससे पहले मैं आपको एक हिस्ट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हमारी हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई थी, कहां से स्टार्ट हुई थी। देखो सबसे पहले हमारा हुआ था द ग्रेट रिबेलियन। ये हमारा हुआ था 1857 टू 1858। उसके बाद हमारा 1858 से 1947 तक हमारा ब्रिटिश राज के अंदर आ जाता है। इसी के अंदर बहुत छोटे छोटे इवेंट्स हुए थे, बहुत सारी वॉर हुई थी। अभी जो टोटल पीरियड ऑफ टाइम है हमारा कौन सा, 1857 से लेके 1947 तक का, इसे हम क्या कहते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही इवेंट्स के बाद तो हमें आजादी मिली थी भाई, हमारे देश को आजादी मिल गई थी, है ना। तो ये एक सीरीज है हमारी छोटे छोटे हिस्टोरिक इवेंट्स की, जिनका अल्टीमेट गोल क्या था, ब्रिटिश शासकों को, हमारे ब्रिटिश रूल्स जो हमारे ऊपर लागू किए थे उनको खत्म करना, उनका खात्मा करना, है ना। अब देखो इसमें कई सारे इवेंट्स हुए थे, बहुत सारे हमारे इवेंट्स हुए थे, हमारे एंशियंट में भी हुए थे, मेडिवल में भी हुए थे, हमारे मॉडर्न में भी हुए थे। तो जैसे कि मान लो अब हम आते हैं, सबसे पहला इवेंट हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का। सबसे पहले क्या हुआ था हमारे देश में, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई अंग्रेजों ने राज किया था, है ना, 190 साल तक राज किया था। तो अंग्रेज हम किसे कहते हैं, बेसिकली इंग्लैंड में जो रहने वाले लोग होते हैं ना, इंग्लैंड के पीपल को हम अंग्रेज कहते हैं या ब्रिटिशर्स कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ था, देखो सबसे पहले अंग्रेज आए, लेकिन अंग्रेज में हमारे यूरोपियंस भी आए थे। यूरोपियन कंट्रीज का जब आगमन हुआ ना, जब यूरोपियन कंट्रीज आना स्टार्ट हो गई, तब हम मान के चलेंगे कि हमारा मॉडर्न एरा एकदम से स्टार्ट हो गया था। तो अब ये हुआ क्या था, क्या क्या इसमें इवेंट्स हुए थे, ये सारे आपको डिटेल में एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब क्या हुआ था कि जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसे हम यूरोपियन कंट्री भी कह सकते हैं, ठीक है, वो हमारे भारत आई थी। अब हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है कि भाई हमारे भारत क्यों आई और कैसे आई, भाई चल के आई, उड़ के आई, या तैर के आई, किस रूट से आई, लैंड रूट से आई, हमारे वाटर रूट से यानी सी रूट से आई, या फिर हमारे एयर रूट से आई। तो ये चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन आया और क्या इंपैक्ट पड़ा और क्या चीज हमारे इंडिया में चेंज हुई और क्या क्या चीजें लागू हुई। बहुत सारी इसमें चीजें हैं पढ़ने लायक। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अनअकैडमी दोस्तों आपके लिए एक और नया ब्रांड न्यू बैच कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो कि है रणभूमि 2.0,
ये एनडीए का कंप्लीट 60 डेज बैच कोर्स होने वाला है जो आने वाले 2 फेब से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जाएगा। दोस्तों इसमें सुमित कुमार सर आपको पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अनुज सेठ सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, मयंक प्राची सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इसके अलावा अनीश पाठक सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और श्याम शर्मा सर आपकी पूरी साइंस लेंगे। अभी तक अनअकैडमी पूरे के पूरे 2500 बच्चों का सिलेक्शन दे चुका है एनडीए में, तो आप लोग अनअकैडमी के ऊपर भरोसा कर सकते हो और अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों बैच कोर्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों पता है कि आपको पहले अनअकैडमी पे कोई रेज हैंड का ऑप्शन नहीं हुआ करता था, आप लोग हमसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते थे, लेकिन अब से एनडीए के पूरे की पूरी कैटेगरी में रेज हैंड का भी ऑप्शन आ गया है, जिसमें आप लोग अपने फेवरेट एजुकेटर से डायरेक्टली एक ऑफलाइन क्लास की तरह बातचीत कर सकते हो। आप लोग उनसे पूछ सकते हो कॉल पे आने के लिए, और कॉल पे आने के बाद अपने डाउट आराम से उनसे पूछ सकते हो, बिल्कुल एक ऑफलाइन क्लास की तरह। इसके अलावा दोस्तों आप अपने डाउट पूछ सकते हो, और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक प्रायोरिटी रेज हैंड और प्रायोरिटी डाउट सेक्शन का ऑप्शन भी मिलता है। दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हो कि जनवरी 30 और 31 को अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत स्पेशल ऑफर लेकर आया था, जिसमें अनलॉक 20 कोड यूज़ करने पे जहां पर आपको अभी तक सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिलता था अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पर, वहाँ पे 20% डिस्काउंट मिलने वाला था। जस्ट बिकॉज ये ऑफ़र आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पसंद किया, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आया, तो इस ऑफ़र को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि Feb 1 और Feb 2 2022 के लिए भी बढ़ा दिया गया है। तो अभी आपके पास आखिरी 6-7 घंटे रह गए हैं जिसमें आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हो, और चाहे आप 1 महीने का, चाहे 3 महीने का, चाहे 1 साल का, चाहे 2 साल का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो और उस पर कोड यूज़ करते हो अनलॉक 20, तो आपको अपने सब्सक्रिप्शन पर पूरे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस नाउ, यूज़ कोड अनलॉक 20 टू अवेल 20% डिस्काउंट ऑन ऑल योर सब्सक्रिप्शन। अब देखो, मान के चलो हमारी यूरोपियन कंट्री एक फादर है, एक फादर मान लो, उसके हमारे 5 बच्चे थे, 5 बच्चे एक एक करके आए और उन्होंने क्या किया ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं 5 बच्चों के नाम बता दूं यूरोपियन कंट्री के कि कौन कौन से आए थे। सबसे पहले आया था हमारा पोर्चुगल, जिसे पुर्तगाल कहते हैं। सेकंड इज डच, थर्ड वन इज ब्रिटिश या अंग्रेज कह लो, जो हमारे इंग्लैंड के रहने वाले थे। या देन हमारा आते हैं डेन्स, देन होते हैं हमारे फ्रेंच। तो ये हमारे भारत में क्या लेने आए थे भाई, क्या करने आए थे? देखो कुछ हिस्टोरियंस थे ना, वो कहते हैं कि ये हमारे 3G फॉर्मूले पे चलते हैं। 3G फॉर्मूला क्या है हमारा? देखो 3G फॉर्मूले में G आ रहा है ना, G हमारा गॉड, ठीक है। सेकेंड G हमारा गुड्स, थर्ड G हमारा क्या? ग्लोरी। गॉड, गुड्स, ग्लोरी। अब इसका मतलब क्या है? गॉड यानी वो कुछ रिलीजियस थे, वो रिलीजन्स से अपने स्टेब्लिश करने आए थे हमारे भारत पे। दूसरी चीज क्या हमारी? गुड्स। गुड्स से हमें क्या सुनाई दे रहा है? ट्रेडिंग करने, सामान को इधर उधर करने, यानी ट्रेड करने, स्पेशली गुड्स में यानी सामान में, ठीक है। थर्ड क्या? ग्लोरी, रीगेन इट्स ग्लोरी, अपनी ग्लोरी को रीगेन करने। जैसे कि मान लो कोई पहले वॉर हुई होगी, है ना, तो उसमें वो लोग हार गए होंगे, हारने के बाद उनकी जो इज्जत है वो कम हो जाती है भाई, है ना। तो अब एक बार किसी के सामने हमारी इज्जत कम हो जाए लड़ाई झगड़े में, तो हम बाद में हम लोग क्या करते हैं, जाके सोचते हैं यार अब हम तो दोबारा लड़ाई करेंगे, लड़ाई करने के बाद हम अपनी इज्जत वापस से लेंगे। तो यही चाहते थे ये हमारे यूरोपियन कंट्रीज। क्या? पहली चीज हमारी गॉड यानी रिलीजन को हमारे स्टेब्लिश करने में, इंडिया में कुछ रिलीजन, ठीक है। देन हमारी गुड्स में ट्रेड करने के लिए आए थे। देन थर्ड थिंग हमारी क्या? ग्लोरी अपनी रीगेन करने आए थे। अब ये चीज हमारे कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, बट एक चीज श्योर है, एक चीज श्योर क्या है कि वो ट्रेड करने आए थे, और स्पेशली ट्रेड किस में करने आए थे? स्पाइसेस में। क्यों? अब देखो यूरोपियन कंट्री क्या है, बहुत ठंडी कंट्रीज होती है ना, और वहां का मेन भोजन क्या होता है, मेन खाना क्या होता है? मीट, ठीक है। और मीट देखो उस टाइम पे रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे हमारे, फ्रिज नहीं होते थे। जब फ्रिज होते तो भाई वो मीट को फ्रिज में दबा के रख देते कि भाई मीट खराब ना हो, ठीक है। और क्राइसिस चल रही थी तो खाने को उनको स्टोर करके ऑलरेडी रखना पड़ता था सामान, ठीक है। तो वो जो मीट है उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए भाई? जो सबसे पहला आंसर आता है हमारे मन में, दैट इज स्पाइसेस। अब अभी भी देख लो, कोई भी फैक्ट्रीज होती हैं तो मीट में जो हमें स्पाइसेस लगा के उसको प्रिजर्व करके देती है ना, अगर जो पड़ा हुआ सामान होता है या कोई भी ऐसी चीज होती है। इवन देखो जो मम्मी है हमारी माँ नहीं, वो जो हमारी इजिप्ट वाली मम्मीज होती है ना, तो उनको भी मसाला लगा के उसके ऊपर पट्टी लगा के रखते हैं, ताकि वो जो बॉडी है ना, उनका जो मांस है वो खराब ना हो। उनको रेफ्रिजरेटर में भी रखा जा सकता है, लेकिन मसाले इज अ की इंग्रेडिएंट, ताकि वो चीज सड़े नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में मसालों की डिमांड बढ़ गई थी। मसालों की डिमांड बढ़ी तो उन लोगों ने सोचा कि अब क्यों ना हम भारतीय कंट्रियों के साथ मसालों का ट्रेड करें।
फिर जो हमारा देश है वो उस टाइम पे क्या था, सिल्क और जो हैंडलूम के प्रोडक्ट्स बनते थे ना उसमें बहुत ज्यादा रिच था। यानी उस टाइम पे ये जो हमारी कंट्री थी वो एक इकोनॉमिक कंट्रीज थी और यूरोपियन कंट्रीज चाहती थी कि हम इनके साथ मसालों का ट्रेड करें। पर अब देखो उन्होंने कौन सा रास्ता चुना। रास्ता उन्होंने चुना सी रूट का। क्यों? वो लैंड रूट से भी तो जा सकते थे ना भाई। पहले तो वो अपनी जो सिल्क का सामान था वो लैंड रूट से ही करते थे ट्रेड। बट ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सी रूट चुनना पड़ा, यानी पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा जाना पड़ा ट्रेड के लिए। देखो पहले जो था उनका रूट, जो लैंड रूट था वो एकदम क्लियर था। अब देखो हुआ ये कि पहले जहां से वो जाते थे ना लैंड रूट से, वहां पे तो उनका एरिया एकदम क्लियर था। बट फिर सब चीजें चेंज कब हुई? 1453 में। तब क्या हुआ, जो ऑटोमन टर्किश लोग थे, जिन्हें हम ऑटोमन टर्क्स भी कहते हैं, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल पे क्या किया, अपना कब्जा जमा लिया। अब देखो उनको क्या होता था, यूरोपियन कंट्रीज जब उस रूट से फिर गुजरते थे तो जो टर्किश लोग थे, उनके ऑटोमन टर्क्स थे, उन्होंने क्या किया, उनपे हैवी टैक्सेस लगाने चालू कर दिए। उनसे वो मांगते थे उस चीज का कर्जा, बोलते थे भाई तुम सामान लेके जाओ, हमें इसकी फीस दो। तब वो उन लोगों के लिए क्या हो गया था, बहुत ही दुखदाई हो गया था। उनको लगा था कि भाई यार अब हम फीस क्यों दें इनको, पहले तो हम सामान भी लेके जाएं, वहां से खरीद के भी लाएं, उनको ट्रेड करें, उसके बाद उनको इसका टैक्स भी दें, उनको इसका पैसा भी दें। क्यों दे भाई? अब वो उनका राज था ना, मोनोपोली हो गई थी भाई उस एरिया पे टर्किश लोगों की। तो उनको उस रूट से जाना बहुत ज्यादा लगता था कि बहुत ज्यादा खराब चीज है ये, क्योंकि पैसे उनको डिवाइड करने पड़ते थे टर्किश लोगों के साथ। तो उन्होंने अल्टीमेट गोल क्या निकाला कि हम एक सी रूट खोजेंगे। ठीक है, उन्होंने सी रूट खोजा। क्यों? क्योंकि यूरोप में अब उनको मसालों की कमी होने लग गई थी, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, साथ ही साथ वहां पे मसाले खत्म हो चुके थे जो उनकी बेसिक नीड बन चुकी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो जिस टाइम हमारी यूरोपियन कंट्रीज मसालों का ट्रेड करना चाहती थी हमारे भारत के साथ, उस टाइम पे हमारी इंडिया सिल्क और जो बाकी इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत ज्यादा बूस्ट कर चुकी थी, जो पहले से ही यूरोप के साथ ट्रेड में थी। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ था, जैसा हमने देखा कि जो ऑटोमन टर्किश लोग हैं उन्होंने क्या किया था, किस पे कब्जा कर लिया था, उन्होंने कब्जा किया था कॉन्स्टेंटिनोपल पे। तो वहां पे टैक्सेस लग रहे थे, तो एकमात्र उनके पास सी रूट ही बचता था। तब हमारा अराइवल हुआ था किसका, वास्को डिगामा का। और ये भारत कब आए थे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, वास्को डिगामा जी भारत कब आए? ये बचपन से हमसे पूछते हैं ना कि भाई वास्को डिगामा भारत कब आए। इस पे एक जोक भी बना हुआ है कि कोई पूछता है कि भाई वास्को डिगामा भारत कब आए थे, तो एक बच्चा जवाब देता है कि भाई वास्को डिगामा जी जो है वो हमारे सर्दियों में आए थे। तो टीचर पूछती है भाई कैसे आए थे, तो कहते हैं भाई उन्होंने ना कपड़े पहने हुए थे, जैकेट पहनी हुई थी लॉन्ग वाली। तो ये था एक जोक। लेकिन जोक्स अपार्ट, मैं बता दूं इंपॉर्टेंट डेट कब आए थे, 1498 एडी में। ठीक है, तो हमारे 1498 में हमारे वास्को डिगामा जी आए और इन्होंने क्या किया, एक कंप्लीट सी रूट एस्टेब्लिश किया। कंप्लीट वर्ड इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट सी रूट एस्टेब्लिश किया किन्होंने, वास्को डिगामा जी ने। इन्होंने जो सी रूट एस्टेब्लिश किया वो कहां से किया, केप ऑफ गुड होप से। और ये कहां पहुंचे, सीधा इंडिया में कैलीकट पे पहुंचे। और ये कैलीकट कहां है हमारा, केरला में। और केरला में ये पहुंच गए हमारे 1498 में। ठीक है, इसकी देखा देखी भाई और भी यूरोपियन कंट्रीज थी। मैंने बताया था ना आपको कि यूरोप के 5 बच्चे थे, वो आए थे। ठीक है, तो जो 5 कंट्रीज थी वो इसको देखे, पोर्टुगीज को देख के धीरे धीरे आने लगी। तो ये जो सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले पोर्टुगीज के बाद हमारे आए डच। वो कब आए, 1605 में, 1605। ठीक है, देन उसके बाद हमारे आए ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स कब आए, 1608 में, 1608 में। देन आए हमारे डेन्स। डेन्स कब आए हमारे, 1618 में। देन आए हमारे लास्ट में क्या, फ्रेंच। फ्रेंच पीपल आए कब, 1688 में। अब देखो इनका इन्फ्लक्स इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इन्फ्लक्स क्या होता है, जब एकदम से लार्ज नंबर ऑफ पीपल एकदम से घुसड़े चले जाते हैं। देखा है ना भाई, सेल लगती है कभी मॉल में तो इधर से भी लोग आ रहे होते हैं, उधर से भी लोग आ रहे हैं और सबसे ब्रांडेड चीजें चुरा के ले जाते हैं, फटाफट ले जाते हैं। तो उनके बीच में क्या होती है, हाथापाई हो लेते हैं ना, अरे हट मैं लूंगा, अरे हट मैं लूंगा, वही करते हैं ना। तो वही यहाँ पे हुआ। अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला, उनके बीच में होने लग गई फाइट, बैटल्स। अब देखेंगे कि ये बैटल्स क्या रिजल्ट लाती हैं और कैसे ये बैटल्स हमारी हुई। ठीक है, अब देखो जैसा मैंने आपको बताया कि जब बहुत सारे लोग इन्फ्लक्स करते हैं, एक साथ लार्ज अमाउंट में आते हैं, तो उनके बीच में जाहिर सी बात है लड़ाई होना आम बात है।
तो अब क्या किया, इस चीज से लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए यूरोपियन के। लाइक डिफरेंट जो हमारी यूरोप की कंट्रीज आई थी वो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करने लगी और एक दूसरे पे तो कभी कभी अटैक भी कर देती थी और गोला बारूद मार के एक दूसरे की जो है शिप भी डुबा देती थी, उनका सामान खराब कर देती थी। तो ये चीज सबके माइंड में क्या बन गई, इनसिक्योरिटी बन गई कि भाई हम इतनी मेहनत से सामान ला रहे हैं, हमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो करना ही है, इधर से इधर और उधर से इधर सामान लाना ही है, बट क्यों हम अपना नुकसान करें। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि अपने सामान को बचाया जाए। अपने सामान को बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, जो इंडिया है, भारत की कोस्ट लाइन्स है, पोर्ट्स हैं, वहां पे जाके फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट कर दी। फैक्ट्रीज क्या होती है, देखो हमारे भारत में अभी फैक्ट्रीज उनको बोलते हैं जहां पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बट उस टाइम पे फैक्ट्रीज क्या होती थी, जस्ट एक गोडाउन टाइप का होता था जहां पे वो अपना सामान रिस्टोर कर सके और वहां पे उसे करते फोर्टिफाई। तो फोर्टिफाई क्या होती है, देखो फोर्टिफाई का मतलब होता है टू मेक थिंग्स स्ट्रॉन्गर एंड रेडी फॉर अटैक। देखो वहां पे वो क्या करते थे, अपनी फैक्ट्रीज में जाके अपना सामान रखते थे और वहां पे एक सामान की देखरेख के लिए भी व्यक्ति रहता था, मैनेजमेंट के लिए व्यक्ति रहता था, उसको क्या कहते थे वो लोग, फैक्टर्स कहते थे। तो उस जगह को वो सुरक्षित रखने के लिए, फोर्टिफाई करने के लिए एकदम स्ट्रॉन्गर बना लेते थे और साथ ही साथ रेडी हो जाते थे अटैक के लिए कि भाई उनका सामान कोई खराब ना कर दे, उनपे गोलियां बारूद ना चला दे, उनकी शिप ना डुबा दे। ठीक है, तो ये होने लगा था और इस चीज से जो हमारे लोकल रूलर थे ना वो बहुत ज्यादा उदास हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो तब हमारी पॉलिटिक्स स्ट्राइक्स होनी स्टार्ट हो चुकी थी और ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी ये भी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। तो ये छोटी सी स्टोरी थी हमारी। पहले हम लोग इन 5 कंट्रीज के बारे में भी जानेंगे कि भाई क्या क्या है, पोर्टुगीज क्या है, इनके अंदर कौन कौन आया, पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब हम पोर्टुगीज के बारे में पढ़ेंगे। पोर्टुगीज में क्या हुआ था कि देखो 3 मेन इंपॉर्टेंट नाम हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला नाम है दैट इज वास्को डी गामा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या कि उन्होंने क्या किया था, कंप्लीट जो था सी रूट कहां से कहां तक किया था, कहां से कहां तक किया था, उन्होंने किया था केप ऑफ गुड होप से लेके कैलिकट, जो कि हमारा कहां है, केरला में। ये चीज आपके माइंड में घुस गई कि कहां से कहां तक किया था। और उसके बाद उनकी जो फॉलोइंग कंट्रीज थी उनके भी नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, देख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो देखो अब जब वो वहां से केप ऑफ गुड होप से आए तो उन्हें कैलिकट में किसने रिसीव किया था, उन्हें कैलिकट में जाके ज़ैमोरिन ने, जो कि वहां का लोकल ट्रेडर था, उसने क्या किया, रिसीव कर लिया उनको। अब क्या हुआ कि जो वास्को डी गामा जी हैं उन्होंने बहुत सारे मसाले, स्पाइसेस खरीद लिए ज़ैमोरिन से। वहां से वो वापस ट्रेवल करके कहाँ गए, अपने केप ऑफ गुड होप पे, और वहां पे उन्होंने उन मसालों को बेचा। अब क्या हुआ बेचने के बाद, बेचने के बाद देखो उन्होंने जितना पैसा स्पाइसेस में लगाया था ना इंडिया आके, वहां जाके यानी अपनी कंट्री में जाके उन्होंने उससे 64 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। सोचो अगर उन्होंने 1 रुपए लगाया तो 1 रुपए के ऊपर उन्हें 64 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए। तो उनके दिमाग में आई लालच, इतनी लालच से भर गए, उनकी प्यास ही नहीं बुझी कि भैया और पैसा चाहिए मुझे। अब वो फिर से उन्होंने ट्रैवल किया कहाँ, भारत की तरफ। वो फिर कहाँ पे पहुंचे, ज़ैमोरिन के पास, और उसे बोला कि देख भाई तू ना मेरे को सारे स्पाइसेस दे दिया कर। और उसे बहुत ज्यादा फोर्स किया, किसके लिए, कि जो बाकी अफ्रीकन कंट्रीज है ना और जो इजिप्शियंस हैं तुमसे मसाले लेते हैं उन्हें मना कर दे, आउटकास्ट कर दे, निष्कासित कर दे। ठीक है, इंग्लिश में हम निष्कासित को क्या बोलते हैं, एक्सपेल करना। तो उन्होंने, वास्को डी गामा जी ने भारत में आके जो हमारे ज़ैमोरिन थे उनको क्या बोल दिया कि भाई तू एक्सपेल कर दे बाकी जितने भी सारी इजिप्शियन कंट्रीज हैं या अफ्रीकन कंट्रीज है, मैं ही तुझसे मसाले लूंगा, मैं ही अपनी मोनोपोली बनाऊंगा यूरोप जाके अपने मसालों की। लेकिन अब बात आई किसकी, ज़ैमोरिन की। क्या उन्होंने उनकी बात मानी होगी? जी नहीं, वो लालची नहीं थे, उन्होंने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। और इससे भैया लग गया हमारे वास्को डी गामा जी की ईगो पे धक्का। धक्का लगने के बाद उनकी जो ईगो हर्ट हुई ना, उसके बाद उन्होंने सोचा इसका तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है कि हमें बताओ कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, यूरोपियंस आए थे या मुगल्स आए थे। इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करो और मुझे आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब इस वीडियो में हम लोग एंड करते हैं ये छोटी सी स्टोरी। अगर समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और मजा आया तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आंसर जरूर बताइएगा। टॉप 10 लोगों के नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी या फिर संडे को हमारा जो लाइव होगा उसमें जरूर लूंगी। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए
एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और साथ के साथ रिवाइज करते चलिए, क्योंकि देखो रिवाइज नहीं करोगे तो हिस्ट्री आपकी समझ में नहीं आएगी। जो डेट्स मैंने इंपॉर्टेंट बताई है उनको जॉट डाउन कर लेना, यानी लिख लेना अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में, ताकि एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज की जा सके। ठीक है, बाकी आपके जो नोट्स हैं या फिर जो क्विज है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और देखो अगर आप डायरेक्टली सर्च कर लोगे ना हैक टू क्रैक एनडीए तो आपको डायरेक्टली भी मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, जाइए और फटाफट ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पे पीडीएफ एंड क्विज मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।